नमस्कार दोस्तों। शिप्रोटेक सीरीज के इस प्रैक्टिकल सेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बीसीयू के जो कॉन्फ़िगरेशन को लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट किया था उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लास्ट सेशन में हमने बीसीयू के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जनरली जितने भी कंट्रोल डिवाइसेज होते हैं जैसे कि ब्रेकर, आइसोलेटर और स्विच, इन तीनों के कमांड और इनपुट स्टेटस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं ये देखा था। इसके अलावा इंटरलॉक के कॉन्फ़िगरेशन मतलब इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ अभी मैं, वो देखा था। और जो डिफरेंट नोमेनक्लेचर्स है जो हमारे स्क्रीन के ऊपर आते हैं जैसे कि फंक्शन की, सिस्टम इंटरफेस, सीएफसी या कंट्रोल डिवाइस, डिफ़ॉल्ट डिवाइस, डिस्प्ले, इनका क्या मतलब होता है, ये सब चीज़ें हमने लास्ट सेशन में समझा था। इसके अलावा हमने ये कहा था कि नेक्स्ट सेशन में हम इसी कॉन्फ़िगरेशन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो आज के सेशन में हम बीसीयू के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ही कुछ सिंगल पॉइंट सिग्नल्स की कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ऑटो रिक्लोजर से रिलेटेड जो सिग्नल्स होते हैं उसकी मास्किंग कैसे की जाती है। इन दोनों चीज़ों को समझने के बाद नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो बीसीयू के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है बीसीयू की 61850 या फिर जो आईसी एड्रेसिंग के जो इंजीनियरिंग होते हैं वो, तो ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। और फिर सीएफसी कॉन्फ़िगरेशन, बीसीयू के अंदर जो सीएफसी लॉजिक्स क्रिएट होता है क्योंकि वही सबसे कॉम्प्लेक्स सीएफसी होता है जो बीसीयू के अंदर होता है, तो वो डिफरेंट सीएफसी कॉन्फ़िगरेशंस को हम समझने की कोशिश करेंगे और क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो आइए अब बहुत ज़्यादा समय ना खराब करते हुए हम आज का जो टॉपिक है बीसीयू के इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट 2 वो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सेशन है वो भी हम लोग सॉरी तो अब हम जो आज का जो कॉन्फ़िगरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं बीसीयू का कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट मीन्स कॉन्फ़िगरेशन का जो कंटिन्यू रखने वाले हैं वो हम सेम प्रोजेक्ट में जो कि लास्ट सेशन और सबसे फर्स्ट सेशन 7SA522 के कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज किया था उसी को ही कंटिन्यू रख रहे हैं। और अभी मैं 6MD66 जो हमने जिसका लास्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट किया था उसी को ओपन कर लेता हूँ एक बार। ये जो 67066 है जिसमें हम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वो ओपन हो गया है। और अगर आप देखें यहाँ पे मास्किंग आईओ में तो यहाँ पर आपको कंट्रोल डिवाइस के अंदर वो सारे कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे जो हमने लास्ट टाइम किया था। फिल्टर्स मैंने अभी ये लगा रखा है, तो अगर मैं फ़िल्टर चेंज कर दूँ तो यहाँ पर ये सारे कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट सेशन में हमने देखा था वही है। अब हम आगे के कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे जहाँ पर कि हम कुछ सिंगल पॉइंट सिग्नल्स को ऐड करेंगे इनपुट आउटपुट में। तो ये भी मैंने आपको फर्स्ट सेशन में ही बताया था कि हम यूजर डिफाइंड के अंदर कुछ चीज़ें बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ बाइनरी इनपुट के लिए एक इंसर्ट ग्रुप करूँगा जो कि मैंने 7SA में जैसे बताया था सेम वैसे ही है। राइट क्लिक किया और यहाँ से इंसर्ट ग्रुप आफ्टर एक ग्रुप ऐड करेंगे, इसका नाम मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, बाइनरी इनपुट, और ये हमारा एक यूजर डिफाइंड ग्रुप हो जाएगा। और इसके अंदर अब मैं एज पर स्कीम जो भी हमारे कुछ सिग्नल्स है उनको ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो वो हमारे कुछ सिग्नल्स है, मान लीजिए जैसे मेन 1 कैरियर स्विच आउट, मेन 2 कैरियर स्विच आउट, TC1 फॉल्टी, TC2 फॉल्टी, मैनुअल ट्रिप क्लोज, CV रेडी फॉर ऑटो रिक्लोजर। इस टाइप से मैं कुछ भी थोड़े से सिग्नल ले लेता हूँ SF6 लो, क्योंकि प्रोसीजर तो सेम ही है जैसा हमने 7SA के लिए किया था। तो इंसर्ट इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और इंसर्ट इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद एनिशिएशन के अंदर सिंगल पॉइंट, और सिंगल पॉइंट के अंदर हम लोग ऑन ऑफ वाला ले लेते हैं, ऑन ऑफ SP। तो ऑन ऑफ SP हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। तो बस कोई भी 7-8 सिग्नल ले लेता हूँ सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये हमने कुछ सिग्नल्स उठा लिए हैं। अब इसके बाद इन सिग्नल्स को हम कोई भी नोमेनक्लेचर जो कि हमारे एज पर स्कीम जो सिग्नल्स है वही नोमेनक्लेचर कर देंगे। सपोज TC1 फॉल्टी फर्स्ट सिग्नल है, फिर इसी टाइप से सेकंड सिग्नल हमारा हो जाएगा TC2 फॉल्टी, फिर सपोज नेक्स्ट सिग्नल है हमारे पास CV SF6 लो, फिर कोई सिग्नल आपका मान लीजिए कि हम स्कीम के हिसाब से ही कुछ सिग्नल ले लेते हैं, PD ऑपरेटेड, SF6 लॉकआउट, CV रेडी। तो ये सभी सिग्नल को हम एक एक करके ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा नेक्स्ट SF6 लॉकआउट, फिर है CV रेडी। इसके बाद आपका नेक्स्ट सिग्नल हम ले लेते हैं मेन 1 कैरियर स्विच आउट, मेन 2 कैरियर स्विच आउट, मेन 1 कैरियर स्विच आउट, मेन 2 कैरियर स्विच आउट। और एक ले लेते हैं PD ऑपरेटेड। तो इस टाइप से हमने कुछ सिग्नल ले लिया है और इसको ही लॉन्ग टेस्ट में भी हम इसी टाइप से इनके नोमेनक्लेचर कर देते हैं।
तो इस टाइप से हमने सभी जितने भी हमारे सिग्नल्स थे उसके हमने नोमेनक्लेचर कर दिए। ये करने के बाद इन सिग्नल्स का हम बाइनरी इनपुट में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी आप देखें तो हमारे पास मैं स्कीम के हिसाब से जो भी आपका बाइनरी इनपुट होगा आप उसी में कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी तो हम प्रैक्टिस के लिए सिंपल जो भी हमारे पास 18 तक खत्म हो गया, 18 के आगे की जो हमारे इनपुट्स है वो खाली है, मैं उसी को ही कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। सभी को मैं एक्टिव विद वोल्टेज करता हूँ। हालांकि आपको स्कीम के हिसाब से देखना पड़ेगा। जनरली सभी सिग्नल्स जो है वो एक्टिव विद वोल्टेज से हमारा काम हो जाता है। वाला कि वो एच पर स्क्रीन देखेंगे। मैं एक सिग्नल का आपको बता देता हूँ एक्टिव विद वोल्टेज कैसे आता है, कि एक्टिव विद वोल्टेज का क्या मतलब होता है अगर स्क्रीन में देखें तो। अभी मान लीजिए कि TC1 फॉल्टी सिग्नल है, तो TC1 फॉल्टी देखेंगे हमारे स्कीम के अंदर। ये आ रहा है आपका पेज नंबर 22। पेज नंबर 22 पर है हमारा TC1 फॉल्टी TC2 फॉल्टी के दोनों का सर्किट। और ये बाइनरी इनपुट 31 में हमने तो अपने स्कीम में कहीं पर भी ले लिया है। अब पेज नंबर 22 पर मुझे जाना है। ये हमारा है पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 है, तो मुझे 22 जाना है। ये आ गया 22। अब पेज नंबर 22 पे अगर आप देखेंगे TC1 TC2 फॉल्टी अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये है TC2 फॉल्टी। अब आप देखें TC2 फॉल्टी हमारे पास कैसे आएगा, इधर से पॉजिटिव आ रहा है। और इस पॉजिटिव के आने के बाद जैसे ही मतलब यहाँ पर इस पॉइंट तक पॉजिटिव आया, फिर आर फेज, वाई फेज या बी फेज में से किसी भी एक फेज का अगर ट्रिप कॉइल फॉल्टी है तो ये वाला एनसी कॉन्टैक्ट बनेगा और यहाँ से हमारे पास डीसी इस पॉइंट तक पहुँचेगा। दैट मीन्स कि जब हमारे पास डीसी फॉल्टी होगा तो इस बाइनरी इनपुट को यहाँ पर डीसी वोल्टेज अवेलेबल होगा। दूसरे साइड में नेगेटिव परमानेंट अवेलेबल है, तो ये वाला सिग्नल कब हाई होगा, जब इस सिग्नल के लिए डीसी यहाँ से हमें अवेलेबल होगा इस साइड से। दैट मीन्स इसको हमें कॉन्फ़िगर करना है एक्टिव विद वोल्टेज, कि जब वोल्टेज आएगा तभी ये सिग्नल हाई होगा। सेम वे मैनुअल ट्रिप, मैनुअल क्लोज सभी इसी टाइप से ही कॉन्फ़िगर्ड है। तो ये जो है हमारा सभी सिग्नल हम एक्टिव विद वोल्टेज में कॉन्फ़िगर कर लेंगे। एक्टिव विद वोल्टेज में कॉन्फ़िगर करने के बाद ये TC1 240 वाला हो गया। इसके बाद अब हमारे पास कुछ सिग्नल्स बचते हैं जो कि इंटरनल सिग्नल में मास्किंग करना होता है, जैसे सीबी रेडी। सीबी रेडी का इस सिग्नल का अभी कोई भी मतलब नहीं है जब तक कि ये सिग्नल इंटरनल सिग्नल के साथ लिंक ना हो जाए। और इंटरनल सिग्नल का मतलब क्या है कि ये सीबी रेडी किसके काम में आता है, ये सीबी रेडी काम आता है आपका ऑटो रिक्लोजर के लिए। तो अब अगर हम देखें तो हमारे स्कीम में अगर आप मान लीजिए कि ये वाला BCU ऑटो रिक्लोजर के लिए यूज हो रहा है, फीडर का प्रोटेक्शन के लिए था और ऑटो रिक्लोजर के लिए यूज हो रहा है। अगर ऑटो रिक्लोजर के लिए यूज हो रहा है तो आपका BCU ऑटो रिक्लोजर कमांड कब इनिशिएट करेगा या ऑटो रिक्लोजर कमांड कब एग्जीक्यूट करेगा, जबकि सीबी का स्टेज जो है वो रेडी स्टेज में हो। तो हमें इस सीबी रेडी को, ये तो हमने खुद से क्रिएट किया यूजर डिफाइंड, इसको इंटरनल सीबी रेडी के साथ लिंक करना पड़ेगा। इंटरनल सीबी रेडी आपको पावर सिस्टम डेटा 2 में मिलेगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 371 जो है वो होता है सीबी रेडी, सर्किट ब्रेकर 1 पोल रेडी फॉर रिक्लोजिंग। और इसको आपको यहाँ से लिंक करना है। तो यहाँ पर सीबी रेडी हमने लिया हुआ है, अगर आप देखें तो ये हमारा सीबी रेडी है जो कि है 23 नंबर इनपुट। तो हम पावर सिस्टम डेटा 2 में सीबी रेडी को 23 नंबर इनपुट पे कॉन्फ़िगर कर देंगे। अब क्या होगा, जैसे ही सीबी रेडी आएगा तो वो यार्ड से सीबी अगर हमारे पास रेडी है ऑटो रिक्लोजर के लिए तो यूजर डिफाइंड इनपुट हाई होगा और सेम टाइम ये वाला सिग्नल भी हमारा हाई हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर रेडी फॉर रिक्लोजिंग। तो इसी के साथ ही आपका इंटरनल ऑटो रिक्लोजर के लिए जो सीबी रेडी चाहिए वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी ऑटो रिक्लोजर से रिलेटेड ही कुछ सिग्नल हमें और चाहिए होते हैं, जैसे कि आपका जो ऑटो रिक्लोजर स्टार्ट सिग्नल जो हमारे मेन 1 या मेन 2 से आते हैं। तो अगर हम देखें हमारे इसमें ड्राइंग में ऑटो रिक्लोजर स्टार्ट सिग्नल भी कहीं ना कहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास AR स्टार्ट सिग्नल है। तो AR स्टार्ट सिग्नल जो है हमारे पास बाइनरी इनपुट 40 में है। तो मैं अपने इसमें अभी तो हम क्योंकि प्रैक्टिस के लिए कहता हम तो कोई बाइनरी इनपुट सेम सीक्वेंस में कर ही नहीं रहे, मुझे AR स्टार्ट जो है वो अपने में एक खाली इनपुट पर असाइन करना है। तो अभी देखेंगे तो मेरा इनपुट 26 तक यूज हो गया, तो मैं 27 ले लेता हूँ। हालांकि आपको एज पर स्कीम करना है, लेकिन हम लोग अपने प्रैक्टिस के लिए जो सिंपल सेम ऑर्डर में चल रहे तो 27 पर मैं AR स्टार्ट सिग्नल कॉन्फ़िगर कर दूंगा। ये AR स्टार्ट मेरे पास कब आएगा, ये AR स्टार्ट मेरे पास आएगा जब हमारा मेन 1 या मेन 2 रिले सिंगल फेज ट्रिप कमांड देगा, तो उसके साथ ही ये AR स्टार्ट सिग्नल इनेबल हो जाता है और AR स्टार्ट सिग्नल आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब आपको अगर ऑटो रिक्लोजर सक्सेसफुल है और AR साइकिल सक्सेसफुल है तो ऑटो रिक्लोजर का क्लोज कमांड भी जाना चाहिए। तो इसके लिए हमें एक AR क्लोज कमांड चाहिए। तो AR क्लोज कमांड जो है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अब AR क्लोज कमांड आपका कहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा, इसके लिए दो चीज़ें, या तो आप एक
एडिशनल आउटपुट कॉन्फ़िगर करके और फिर उसकी कंप्लीट वायरिंग करें, या दूसरा जो कि सबसे आसान तरीका होता है कि AR क्लोज कमांड, आप देखिए ये है सिग्नल, तो हम आउटपुट वाले साइड में जाएंगे, ये हमारे पास आउटपुट वाला साइड है, और अगर आप आउटपुट वाले साइड को थोड़ा सा इसमें कर लें तो हमारे पास ये था ब्रेकर का सिग्नल, और ब्रेकर का अगर आप देखें ये बाइनरी आउटपुट 2 नंबर जो है वो ब्रेकर का क्लोजिंग कमांड है। तो अगर हम अपना ऑटो रिक्लोजर की बात करें तो मुझे अपना ऑटो रिक्लोजर कहाँ पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आउटपुट नंबर 2 पे। तो AR क्लोज कमांड ये है, और इस AR क्लोज कमांड को मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा आउटपुट नंबर 2 के ऊपर। तो ये मेरा AR क्लोज कमांड हो जाएगा, और इसको मुझे किस में कॉन्फ़िगर करना है, अनलैच्ड, क्योंकि परमानेंटली ब्रेकर क्लोज कमांड नहीं देना है, बल्कि वो एक पल्स देगा, और पल्स के बाद पल्स की ड्यूरेशन वगैरह कैसे सेट करना है ये हम देखेंगे अपना जो हमारा सेटिंग्स के शीट पर आएंगे तब। अब ऑटो रिक्लोजर में ही एक चीज और हो सकता है कि ऑटो रिक्लोजर ये तो सक्सेस है, ऑटो रिक्लोजर अनसक्सेसफुल भी हो सकता है किसी भी कारण से। अगर ऑटो रिक्लोजर अनसक्सेसफुल है तो उस केस में हमें जो है फाइनल ट्रिप या डेफिनेट ट्रिप सिग्नल आता है, और उस फाइनल ट्रिप या डेफिनेट ट्रिप सिग्नल को हमें ब्रेकर के ट्रिपिंग पर असाइन करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पावर सिस्टम डेटा 2 में जाएंगे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको एक फाइनल ट्रिप सिग्नल मिलेगा। तो ये फाइनल ट्रिप जो है हमारा ब्रेकर का ट्रिपिंग 1 नंबर पे था, तो हमने इसको भी 1 पे कर दिया। कभी कभी किसी किसी VCU मॉडल नंबर में 663 में जैसे अवेलेबल है, 666 664 अगर होगा, हो सकता है उसमें अवेलेबल ना हो, तो आपको उस केस में ऑटो रिक्लोजर के अंदर ही एक सिग्नल होता है, ऑटो रिक्लोजर अनसक्सेसफुल के बाद 3 पोल ट्रिप करके होगा, ये AR ट्रिप कमांड 3 पोल, तो आप उसको असाइन कर सकते हैं। लेकिन जनरली हम डेफिनेट ट्रिप को असाइन करते हैं, डेफिनेट ट्रिप से हमारा जो है सारा काम हो जाता है। तो यहाँ तक हमने जो है बेसिक चीज़ें देखी है, जिसके अंदर मतलब जो हमने यहाँ तक की चीज़ें देखी है वो हमारा बेसिक था कि जो इनपुट आउटपुट सिग्नल्स है उसके कॉन्फ़िगरेशन। इसके अलावा अभी BCU में एक चीज़ और होता है, वो होता है BCU का एनालॉग सिग्नल्स। देखिए बाकी जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमारा, जैसे आपका मान लीजिए कि मेन 1 या मेन 2 रिले है, तो उसमें एनालॉग सिग्नल के कॉन्फ़िगरेशंस का उतना ज़्यादा मेजरमेंट के लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि प्रोटेक्शन सिग्नल्स है। प्रोटेक्शन में डायरेक्टली जैसे हम वायरिंग करते हैं, जो हमारा 7SA522 का इंटरनल जो टर्मिनल्स है, जैसे CT के लिए Q1357 जो R फेज, Y फेज, B फेज न्यूट्रल का है, जैसे आपने वहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ऑटोमेटिक वो आपका वर्क करता है। सिमिलरली CVT का भी आपने जैसे कनेक्ट किया वो काम कर लेगा। BCU के केस में हमें क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन भी इनेबल करना होता है। तो सिंक्रोनाइजेशन फंक्शन के लिए अब 2 अलग अलग इसको CVT के इनपुट चाहिए सिंक्रोनाइज करने के लिए। एक सिंगल फेज वोल्टेज सिग्नल जो हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन वोल्टेज अवेलेबल होता है वो, और दूसरा मेजरमेंट वाला। तो उनको अलग अलग हमें कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये जो दो आपको लेफ्ट साइड में टैब दिखेंगे, MU1P1 एंड MU3P1। MU का मतलब होता है मेजरमेंट, और 1P मीन्स सिंगल पोल मेजरमेंट, एंड 3P मीन्स 3 फेज मेजरमेंट। अब हमारे पास जो वोल्टेज वाला है वो 3 फेज में आएगा सबसे पहले। अभी आप देखेंगे इस पर डबल क्लिक करने के लिए ब्लैंक स्क्रीन आ रहा है। ब्लैंक इसलिए आ रहा है कि अभी इसमें कुछ भी हम कर नहीं सकते। और हम कुछ भी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो फिल्टर्स है वो इंडिकेशन एंड कमांड्स पे सेलेक्टेड है, तो हमें किस में करना, मेजरमेंट्स पे। अब हमने मेजरमेंट में जैसे ही किया तो आपके पास इस टाइप से सारे सिग्नल्स जो है इनपुट के आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अपने स्क्रीन में जाकर के सिंपल देखना है कि हमारे स्कीम में किस टाइप से जो हमारे CVT के इनपुट है वो कनेक्टेड है। आप देखेंगे, हालांकि ये आपको मैनुअल से भी मिल जाएगा, जो R13, R14, R15 और ये R17 है। ये बेसिकली इस टाइप से होता है, R13 16 R फेज होता है, 14 16 Y फेज, 15 16 B फेज होता है। इसमें 16 नंबर कॉमन होता है तो न्यूट्रल बन जाता है, बाकी 13 R फेज, 14 Y फेज, 15 B फेज और 16 पर न्यूट्रल होता है। 17 18 एक एडिशनल वोल्टेज चैनल अवेलेबल होता है रिले में, जो कि BCU के अंदर, जो कि हम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज करते हैं। ये हमने यहाँ पर जो है सिंपल बस 1 वोल्टेज दे रखा है, जो कि हमारा सिंक्रोनाइजेशन के लिए है, और ये सिलेक्टेड वोल्टेज सप्लाई है जो मेजरमेंट के लिए है। तो ये जो सिंपल वोल्टेज सिग्नल है मेजरमेंट वाला, इसको हम 3 अलग अलग बाइनरी मतलब 3 अलग अलग एनालॉग इनपुट पे कॉन्फ़िगर करेंगे। एनालॉग वोल्टेज इनपुट 1, वोल्टेज इनपुट 2, वोल्टेज इनपुट 3। तो इसमें हम लोग जाएंगे अपने कॉन्फ़िगरेशन में, और अगर आप देखें तो यहाँ पर एनालॉग वोल्टेज इनपुट 1, 2 और 3, ये हमारा R फेज, Y फेज, B फेज का जो मेजरमेंट आ रहा है, 3 फेज मेजरमेंट जो आएगा वो कॉन्फ़िगर हो गया। सिमिलरली करंट के भी 3 चैनल्स हमें कॉन्फ़िगर करने हैं। तो करंट अगर आप देखें तो ये हमारे पास करंट के 3 चैनल Q1357 वाले होंगे। ये Q1,
Q3, Q5, आर फेज, वाई फेज, बी फेज। तो इसको भी हमने अपने स्कीम में सेम करंट का आर फेज, वाई फेज, बी फेज कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी सिंक्रोनाइजेशन का आपका सिंगल फेज वाला बचा हुआ है, तो सिंक्रोनाइजेशन का सिंगल फेज के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, MU सिंगल फेज, और सिंगल फेज में हमारा पास फोर्थ वाला जो इनपुट है वहाँ पर हम कॉन्फ़िगर कर देंगे। अगर आपने इसको कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, जैसे कि अभी इस बीसीयू में था कॉन्फ़िगर नहीं था, तो आप देखेंगे तो कभी भी आपको बीसीयू से जब हम ब्रेकर क्लोज करेंगे तो सिंक्रोनाइज ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो सिंक्रोनाइज ब्रेकर क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। कई जगहों पर कई बार प्रॉब्लम आता है कि हम ब्रेकर से क्लोजिंग कमांड जो है, ब्रेकर का क्लोजिंग कमांड बीसीयू से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या एक्सकाडा से एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और कमांड एग्जीक्यूट नहीं होता है, जबकि हमारा जो है सभी पैरामीटर्स सिंक्रोनाइजेशन के वो करेक्ट होता है, मतलब वोल्टेज भी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी लिमिट में है, और फिर भी ब्रेकर क्लोज नहीं हो रहा होता है। तो लोग ब्रेकर क्लोज करने से पहले सिंक बाईपास करके, सिंक ऑफ करके ब्रेकर क्लोज कर लेते हैं, लेकिन उसका मेन रीजन जो होता है वो ये होता है कि आप इसको कॉन्फ़िगर कई बार लोग छोड़ देते हैं सिंगल फेज वोल्टेज इनपुट को। अगर सिंगल फेज वोल्टेज इनपुट कॉन्फ़िगर ही नहीं है तो ब्रेकर कभी भी आप सिंक्रोनाइज ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे बीसीयू के थ्रू। तो यहाँ तक इसमें सिंपल सी चीज़ें थी। इसके बाद इनकी स्केलिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आप इसके राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, राइट क्लिक करके बेसिकली हमें वोल्टेज की तो स्केलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है, वोल्टेज की स्केलिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं होती हमें, हमारे लिए स्केलिंग ज़रूरत होगा पावर वाला। तो हम जाएंगे पावर के अंदर, ये हमारे पास पावर है। अब अगर मान लीजिए ये लाइन 400 केवी की लाइन है और आपका जो सीटी रेशियो है वो है सपोज 2000, तो हमारे पास अगर मान लीजिए कि सबसे पहले कि हमारे पास मान लीजिए कि आपको वोल्टेज जो है ये 400 केवी का है, तो हमें ये ऊपर वाले तीन तो आपको कॉन्फ़िगर करने के लिए था, जो कि वोल्टेज इनपुट हम कॉन्फ़िगर कर रहे थे। इसके बाद हमें स्केलिंग करना है, तो हम सिंपल फेज टू अर्थ वोल्टेज जो है U1, इस फेज टू अर्थ वोल्टेज पे जाएंगे। सपोज ये है आपका 400 केवी का, तो 400 केवी का आपका 100% जो है फेज टू अर्थ वो कितना होगा, तो 400 केवी का 100% फेज टू अर्थ वाला जो है वो हमारा हो जाएगा 230.94 केवी। तो आप इसको सिंपली 230.94 केवी में कर देंगे। तो जैसे आर फेज हो गया, इसी टाइप से हम वाई और बी फेज को भी कर देंगे 230.94। तो इसमें भी हम 230.94 कर लेते हैं। यहाँ तक तीनों फेज टू अर्थ में करने के बाद फिर आप फेज टू फेज में भी कर सकते हैं। तो फेज टू फेज में भी हम इसको सेम चीज़ कर लेंगे 400। अभी आप देखें तो ये डिस्प्ले डायमेंशन जो है वो केवी में है और 2 डेसिमल प्लेस तक ये आपको डिस्प्ले करवाएगा। तो आर फेज, वाई फेज, बी फेज का हमने फेज टू अर्थ किया था। फेज टू अर्थ के बाद हम सिंपली फेज टू फेज वाला वोल्टेज भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। फेज टू फेज वाला वोल्टेज कॉन्फ़िगर करने के बाद आपके लिए नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है वो आएगा करंट सीटी रेशियो। देखिए सीटी रेशियो हम बाहर जो एंट्री करते हैं वो आपका बाहर वाला एंट्री इसके डिफरेंट फंक्शन ब्लॉक्स में काम करने के लिए होता है, लेकिन जो हम यहाँ पर जो फैक्टर्स डालते हैं उसी के हिसाब से आपका मेजरमेंट वैल्यू डिस्प्ले होता है। अब करंट के लिए हमारा सपोज सीटी रेशियो है 2000, तो हम यहाँ पर 2000 एम्पियर्स सभी में एंट्री कर देंगे। आर फेज I1, सिमिलरली I2 मीन्स वाई फेज, ये भी 2000, और लास्ट हमारा बी फेज होगा तो उसमें भी हम 2000 एंट्री कर देंगे। यहाँ तक आर फेज और वाई फेज दोनों में करने के बाद, आर वाई बी में करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है पावर। तो पावर के लिए भी सिंपल हम अपना कन्वर्जन फैक्टर निकालेंगे। तो आपको पता है कि हमारा जो 3 फेज पावर होता है विद मैक्सिमम पावर फैक्टर यूनिटी लेकर के, तो कितना आएगा √3 VL IL cos phi। तो √3 इंटू VL हमारा हो जाएगा ये इंटू IL cos phi, और ये जो है सीटी रेशियो 2000 लिया हुआ हमने, इतना हो गया इंटू 1000। तो ये जो है ये आ गया 13856, बहुत सारे जीरो, इसको मेगावाट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 1385.6 मेगावाट। तो यही हम एक्टिव पावर और एक्टिव पावर में एंट्री करेंगे। ये मेगावाट में ही हमारा स्केल है और ये आ जाएगा 1385.6 जो भी है, तो 1385.6। तो अब आपका जो डिस्प्ले होगा पावर वो मेगावाट में होगा। एक्टिव रिएक्टिव सभी को मैं सेम फैक्टर डाल देता हूँ क्योंकि फैक्टर सेम ही रहेगा, मैक्सिमम पावर फैक्टर
सभी के केस में कंसिडर करते हुए ये निकाल लिया है। और इसी टाइप से आप अपेरेंट पावर में भी डाल सकते हैं अपना फैक्टर। सारे फैक्टर डालने के बाद ये जो है अब आपका डिस्प्ले के लिए भी रेडी हो गया है। तो जो हमारे एनालॉग मेजरमेंट वैल्यू जाएंगे वो भी अब इसी फैक्टर के हिसाब से कैलकुलेट होकर के, और हमारे जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, जो हमारे स्काडा के लिए डिस्प्ले होगा, वो इसी रेंज में डिस्प्ले किए जाएंगे। तो यहाँ तक जो बेसिक बीसीयू के अंदर के कॉन्फ़िगरेशन थे, जैसे हमने फर्स्ट सेशन में जो देखा था वो हमने क्या देखा था कि जो हमारे ब्रेकर्स होते हैं, आइसोलेटर्स होते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशंस कैसे किए जाते हैं, CFD2 सिग्नल्स क्या होते हैं, CFD2 विद DP क्या होता है, विदाउट CFD2 DP सिग्नल्स का क्या मतलब होता है, कंट्रोल कमांड विद फीडबैक, कंट्रोल कमांड विदाउट फीडबैक कहाँ पर यूज किए जाते हैं, वो हमने लास्ट सेशन में देखा था। और आज के सेशन में जो है वो हमने देखा है कि सिंगल पॉइंट सिग्नल्स कैसे कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। बेसिकली सिंगल पॉइंट सिग्नल के कॉन्फ़िगरेशन जो है वो तो हमने आपका जो 7SA522 की क्लास है वहां पर भी देखा था। फिर जो हमारे कुछ इंटरनल सिग्नल्स की लिंकिंग होती है वो हमने देखा ऑटो डिक्लोजर के लिए, जैसे AR स्टार्ट है या फिर CV रेडी सिग्नल्स है या AR क्लोज कमांड है, वो कैसे लिंक किया जाता है, फाइनल ट्रिप कैसे लिंक किया जाता है वो हमने देखा। और फिर एनालॉग इनपुट के कॉन्फ़िगरेशंस देखे। अब एनालॉग इनपुट में ही एक कुछ चीज़ें और इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपके ये एनालॉग वाले वैल्यूज है, जैसे करंट, वोल्टेज, इनको अगर आपको डिस्प्ले करवाने हैं मेजरमेंट वैल्यू विंडोज में, तो ये भी हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। सॉरी, जो अभी जितने भी ये एनालॉग सिग्नल्स होंगे, जैसे कि करंट सिग्नल्स या वोल्टेज या पावर, ये बाय डिफॉल्ट आपके मेजरमेंट विंडोज में डिस्प्ले होते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ एडिशनल सिग्नल्स है, जैसे इस बीसीयू में सपोज ट्रांसड्यूसर्स अवेलेबल है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, सपोज जैसे इस बीसीयू में ट्रांसड्यूसर्स अवेलेबल है। जनरली ये ट्रांसड्यूसर जो है 4 to 20 मिली एम्पेयर्स वाले ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, जो कि बीसीयू में इनबिल्ट रहते हैं, मतलब डिपेंडिंग अपॉन जो बीसीयू का आपका MLFB वर्जन है उसके हिसाब से होगा। अब इन ट्रांसड्यूसर्स के वैल्यू को अगर आपको मेजर्ड विंडो में या मीटर्ड विंडो में लेकर के आना है, तो उसके लिए हम मेजर्ड विंडो वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। अभी आप देखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, पहले इस ट्रांसड्यूसर से आपको सिग्नल जनरेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक हम इंसर्ट कर लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन बना लेते हैं, कुछ भी सपोज कर लीजिए, एक मैंने इन्फॉर्मेशन बना दिया है। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे किस टाइप का लेना है, मेजरमेंट वैल्यूज लेना है और ऑपरेटिंग पॉइंट्स MVU मेजरमेंट। तो यहाँ पर मैं एक मेजरमेंट ले लूँगा। यहाँ पर भी सेम है, एक्सटर्नल ऑपरेटिंग पॉइंट का मतलब होता है कि जब आपको एनालॉग सिग्नल्स को यूज करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। अभी मैं 2 ट्रांसड्यूसर के लिए 2 मेजरमेंट सिग्नल ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने 2 ले लिया और इसका दोनों का कोई भी जो एज पर आपका स्कीम या एज पर रिक्वायरमेंट है, सपोज मैं एक ले लेता हूँ कियोस्क टेम्परेचर और दूसरा ले लेता हूँ मान लीजिए आउटसाइड टेम्परेचर। ये दो हमने दोनों ट्रांसड्यूसर को इस टाइप से यूज कर लिया है और इसको मैं सेम नेम के साथ यहाँ पर ले आता हूँ, कियोस्क टेम्परेचर, एंड सेकेंड वाला मेरे पास आ जाएगा आउटसाइड टेम्परेचर। इसको आउटडोर टेम्परेचर भी लिख लेता हूँ, आउटडोर टेम्परेचर। अब ये दोनों सिग्नल्स हमारे पास हाई कैसे होंगे, ये दोनों सिग्नल्स हाई होंगे ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू। तो दोनों को मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ ट्रांसड्यूसर में, क्योंकि इनपुट आउटपुट में तो आएंगे, ट्रांसड्यूसर में आएंगे। और देखेंगे तो ट्रांसड्यूसर के डेस्टिनेशन में पहले से ही कॉन्फ़िगर्ड है। ट्रांसड्यूसर 1 का आउटपुट सपोज मैं कियोस्क टेम्परेचर के लिए यूज करता हूँ, ट्रांसड्यूसर 2 का आउटपुट यूज कर लूंगा आउटडोर टेम्परेचर के लिए। अब इन वैल्यूज को मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा सकता हूँ बीसीयू में। तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और सिंपली इसको कहाँ डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। ऑपरेशन प्राइमरी में यूजर डिफाइंड परसेंटेज, ऑपरेशन सेकेंडरी, तो मैं ऑपरेशन जो हमारा टेबल आएगा उसके अंदर ऑपरेशन प्राइमरी में डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। तो सेकंड को भी इसी टाइप से मैं सेलेक्ट कर लूंगा और इस टाइप से आप देखते हैं तो ये मेजर्ड वैल्यू विंडो का कैसे यूज होता है वो हमारे समझ में आ जाता है। अभी मैं CFC की बात नहीं कर रहा हूँ, CFC की बात हम जब करना स्टार्ट करेंगे तो उस समय एक साथ ही मैं अलग अलग टाइप की CFC आपको बताऊंगा। तो अभी हमने बीसीयू के जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन, एनालॉग सिग्नल कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांसड्यूसर कॉन्फ़िगरेशन, मेजर्ड वैल्यू विंडोज और जो हमारे CFC के थ्रू सिग्नल कॉन्फ़िगर करने हैं, प्लस चेकसिंग के लिए सिग्नल कॉन्फ़िगर करने हैं, इंटरनल सिग्नल को कैसे लिंक करना है, ये सभी चीज़ें हमने इस सेशन में और पिछले सेशन में मिला करके देख लिया है। तो बेसिकली जो हमारे इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है और नेक्स्ट सेशन से हम CFC लॉजिक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं बीसीयू में उसको देखेंगे। उसके बाद बीसीयू की सेटिंग्स को देखेंगे और फाइनली हम बीसीयू में 61850 इंजीनियरिंग को देखेंगे, जो कि बीसीयू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि उसे हम आसानी से समझ सके। होपफुली इस सेशन में जो भी बताया गया है वो आपको क्लियर होगा और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करिए। सीमेंस के सॉफ्टवेयर
फ्री में सीमेंस के वेबसाइट पर अवेलेबल है। आप वहां से डाउनलोड करके और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करिए। डिक्सी 4 के साथ यही एडवांटेज है कि आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने लैपटॉप में और उसके बाद प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा। और अगर आपको वीडियो सही लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट सही लग रहा हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब कंसेप्ट के साथ अवगत हो सके और वो इन कंसेप्ट को यूज कर सके। अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम आने वाले सेशन में उसको टेक केयर करते हुए और सेशंस को इम्प्रूव कर सकें। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन में इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए न्यू कॉन्फ़िगरेशंस के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करिए, देखिए, लर्न करिए और बाय बाय।